हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लाल किताब से क्या देख सकते हैं हम कि शादी हमारी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी? लाल किताब से हर उस इवेंट को देखा जा सकता है जो हमारी लाइफ में अच्छा व बुरा प्रभाव डालता है। शादी एक ऐसा टॉपिक है जो आज एक समस्या है। मेरा मकान बनेगा भी या नहीं बनेगा, या मैं जिंदगी भर किराए के मकान पे घूमता रहूंगा? तो क्या लाल किताब इस चीज़ के लिए भी हमें कुछ गाइडेंस देती है? ये जिंदगी एक किराए का मकान है, एक दिन छोड़ के जाना है और उस मकान में किसी और ने आना है। तो क्या लाल किताब बताती है कि हमारे ऊपर लाइफ में कभी कोर्ट केस जैसा कोई कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? मैं शुरू से बार बार यही कहता हूँ कि कर्म के आधार पे ही लाल किताब का सिद्धांत चलता है। नमस्कार और स्वागत है आपका CIL गुरु के एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करते हैं लाल किताब की। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं कि हमारी शादी कब होगी, कैसे होगी, किस सिचुएशन में होगी, लव होगी, अरेंज होगी, बच्चे कैसे होंगे, फैमिली, करियर, हमारा फाइनेंस और बहुत सारे एस्पेक्ट है जो आप लोग हमेशा पूछना चाहते हैं कि लाल किताब इसमें क्या चाहती है, क्या बताती है और किस तरीके से हमें गाइडेंस देती है। तो चलिए वापस से जुड़े हैं हम दीपक गुप्ता जी के साथ, जो 13 सालों से लाल किताब को पढ़ाते आए हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो सर, लाल किताब के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मेजरली अगर हम इसको अपनी लाइफ से जोड़ना चाहें तो इन्हें किन किन एस्पेक्ट्स के हम जोड़ सकते हैं? तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शादी की, कि लाइफ में सबसे ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट हमारी शादी होती है। लाल किताब से क्या देख सकते हैं हम कि शादी हमारी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी? लाल किताब से हर उस इवेंट को देखा जा सकता है जो हमारी लाइफ में अच्छा व बुरा प्रभाव डालता है। अच्छा। शादी एक ऐसा टॉपिक है जो आज एक समस्या है। बिल्कुल सही। पहले तो शादी होती नहीं, अगर होती है तो चलती नहीं, और चलती है तो कंप्रोमाइज़ पे चलती है। बिल्कुल। तो लाल किताब जो है ना, काल पुरुष की कुंडली के आधार पे काम करती है। तो हमें तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली में शादी वाला घर कौन सा है, शादी के हाउसेस क्या हैं। अब शादी का मतलब ये नहीं है कि हमने शादी की और बच्चे हुए, हमारी लाइफ सेट है। शादी में जब तक रोमांस ना हो, जब तक प्रेम ना हो, तब तक वो शादी नहीं है। बिल्कुल। शादी जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले कुटुंब परिवार में किसी को लेके आते हैं। जी। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंडली का दूसरा घर हमारा कुटुंब परिवार का है। उसके बाद उसको लाने के साथ हमारा पंचम भाव एक्टिवेट होना चाहिए, जो प्रेम का है, सौहार्द का है, रोमांस का है। उसके बाद सातवां घर जो विवाह का कारक है। अच्छा। दूसरा 12वां घर जो बिस्तर सुख का कारक है। तो यदि लाल किताब के हिसाब से अगर आपने अपनी कुंडली देखनी है तो कुंडली के दूसरे घर में, कुंडली के 5वें घर में, कुंडली के 7वें घर में और कुंडली के 12वें घर में अगर शुक्र का एंटी प्लैनेट बैठा है, जैसे कि राहु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो हम ये कहेंगे इस व्यक्ति की शादी डिले होगी। अच्छा। अब बात आती है डिले में कितनी डिले? भाई 25 साल, 26 साल, 28 साल, 35 साल, आजकल तो लोगों की 40 में नहीं हो रही है। तो डिले का तात्पर्य है कि 2, 5, 7, 12 भाव में इन 4 में से जितने ज़्यादा एंटी प्लैनेट हैं, पता लगा किसी का दूसरे घर में राहु है, 5वें घर में किसी का बृहस्पति बैठा है, 12वें घर में उसका चंद्रमा बैठा है, तो 3 हाउस में 3 एंटी प्लैनेट बैठ गए। तो मतलब अब ये शादी चली जाती है 35, 40, अच्छा। 32, 50। अब एक प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि एक ही समय पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबका प्लैनेट वैसे ही होगा जी। सबके वहीं बैठे होंगे, लेकिन किसी की जल्दी होगी, किसी की लेट हो रही, किसी की हो नहीं रही है। अब हमें तो नहीं पता ना जिसकी जल्दी हुई है उसकी चल रही नहीं चल रही, या जिसकी लेट हो रही है वो साथ रह रहा है नहीं रह रहा है, या जो साथ रह रहे हैं उनके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है।
तो कुंडली के दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में और 12वें घर में यदि शुक्र का एंटी प्लैनेट है, सूर्य हो, चंद्र हो, बृहस्पति हो या राहु हो, तो हम कुंडली देख के बोल सकते हैं कि भैया आपको शादी का सुख नहीं है। शादी या तो आपकी डिले से होगी या शादी आपकी जाके आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। बिल्कुल। तो सर ये भी देख सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज? अगर कुंडली में शुक्र खराब है, पूरे किसी भी भाव के अंदर, किसी भी भाव में अगर शुक्र खराब है, शुक्र 1 में बैठ जाए, शुक्र 4 में बैठ जाए, शुक्र 5 में बैठ जाए, शुक्र 9 में बैठ जाए, शुक्र 6 में बैठ जाए, शुक्र 8 में बैठ जाए, या शुक्र किसी तरह से राहु के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर प्रेम के रुझान की तरफ उसका अट्रैक्शन होता है। अच्छा। अब शादी के बाद भी प्रेम होते हैं, शादी से पहले भी प्रेम होते हैं, और प्रेम में रिलेशंस भी बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया आपका अगर शुक्र खराब है, या आपका शुक्र शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, या शुक्र आपका 1 में, 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 5 में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकता है। और कुंडली से ज़्यादा ज़रूरी होता है ना वातावरण, एनवायरनमेंट। हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में अगर आज देखा जाए तो 100 में से 80% मैरिज लव मैरिज की तरफ इशारा दे रही है जी। तो कुंडली से एक इंडिकेशन मिलता है, लेकिन परफेक्शन मिलता है जब उस कुंडली का वर्चफल तैयार होता है, या उसके फादर या मदर की कुंडली में बुध की स्थिति बताएगी कि इस व्यक्ति की वाकई में लव मैरिज होगी। अच्छा। क्योंकि एक कुंडली के आधार पे आप किसी की डेस्टिनी को जस्टिफाई नहीं कर सकते और आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। परिवार के लोगों की कुंडली भी हमें एज ए कहते हैं ना कोऑपरेटिव के रूप में लेनी पड़ती है। अच्छा। तो सर आजकल जैसे कोर्ट केसेस बहुत हो रहे हैं, सेपरेशन, डाइवोर्सेस के केसेस रिलेशनशिप या शादियों में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कौन से कुंडली का भाव या कहें हम खाना कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? शादी वाले हाउस में अगर शुक्र का शत्रु ग्रह है तो 100% सेपरेशन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा। सेपरेशन को अलग अलग फॉर्म में लिया जा सकता है। हो सकता है कि हस्बैंड इंडिया से बाहर रह रहा हो, वाइफ इंडिया में रह रही हो सकता है कि दोनों की शिफ्टिंग वाली जॉब हो सकता है कि दोनों का वाकई में डाइवोर्स हो जाए। तो यहाँ पे ना तलाक शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, मगर हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में सेपरेशन लिखा हुआ है, तलाक नहीं हुआ मगर फिर भी वो अलग अलग रह रहे हैं। तो मैंने जो अधिकतर लाल किताब में देखा है, शुक्र अगर किसी का 6 में चला जाए, 9 में चला जाए, 5 में चला जाए और गलती से 10वें घर में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति को प्यार हजम नहीं होता। अच्छा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका शुक्र 8वें घर में है, उसकी वाइफ उसकी केयर तो करेगी मगर लव नहीं करेगी। अच्छा। आप इसे सेपरेशन का नाम दे सकते हैं। तो सेपरेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस जगह हम हैं, कुछ जगह सेपरेशन को अच्छा माना जाता है और कुछ जगह लिव इन रिलेशन को भी अच्छा माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो हालात क्या हैं हमारे सामने। तो मैं अगर एक ग्रह की बात करूं जो पूरी मैरिज को उथल पुथल भी कर सकता है, तो वो कौन सा ग्रह होगा? तलाक का कौन सा हाउस है सबसे पहले डिपेंड करता है। एक तो होता है कि मैरिज, एक होता है डाइवोर्स सेपरेशन। तो सेपरेशन का जो हाउस है वो है केवल 6 और 10। अच्छा। 6ठा और 10वां घर। 10वें घर को हम तब लेते हैं जब व्यक्ति की अपने कैरियर के प्रति रुझान हद से ज़्यादा हो जाए। मेरा 40 लाख का पैकेज है, मुझे 80 करना है, 1 करोड़ के पैकेज में जाना है, तो उसे फिर वो एक उसका टारगेट क्या हो गया? उसका टारगेट हो गया कैरियर। और 6ठा घर 7th हाउस का 12वां घर है, तो 6ठे घर में भी शुक्र के एंटी प्लैनेट अगर हो जाते हैं तो भी व्यक्ति को डाइवोर्स के अंदर जाना पड़ता है। अच्छा। और कभी कभी कुंडली में योग नहीं मिलेगा आपको, ये योग वर्षफल में या गोचर में फलित होगा। अच्छा। क्योंकि कुंडली में हर इवेंट का एक इंडिकेशन है, मगर वो इंडिकेशन फलित कब होगा, घटेगा कब? किसी की शादी हुई, शादी के 10 साल बाद डाइवोर्स, 15 साल बाद डाइवोर्स। भाई अगर कुंडली में डाइवोर्स का योग है तो शादी के 2 साल 3 साल में हो जाना चाहिए। ये 10 साल 15 साल 20 साल इतना क्यों? लोगों के तो बच्चे बड़े हो जाते हैं जब डाइवोर्स ले लेते हैं लोग। नहीं, इसलिए क्योंकि वो गोचर में या लाल किताब का जो वर्षफल आता है उसके अंदर वो प्लेनेट वहाँ पे आया नहीं। अच्छा। और कभी कभी ये भी होता है कि प्लेनेट ने तो आपके सामने वो सिचुएशन पैदा करनी है,
आप तो बुद्धिजीवी हैं, अगर आप उस सिचुएशन से खुद नहीं निकल सकते तो हम ना ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। क्योंकि लाल किताब में शुरू में ही एक बात बोली गई है, याद रहे या ना रहे मगर ख्याल रहे। किस बात का ख्याल? कोई तो शक्ति है, कोई तो ब्रह्मा है, कोई तो परम पिता है जो इस सृष्टि को चला रहा है। बिल्कुल सही। पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते अपने आप ग्रो कर रहे हैं, फूल अपने आप गिर जाते हैं, बेबी का जन्म होना, किसी व्यक्ति का मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो कोई तो शक्ति है। मगर उसके साथ साथ एक बात और वो कहता है, आवाज़ सुनता हर किसी की ना ही भूला कोई हो। ऊपर वाला हर चीज़ की आवाज़ सुनता है। हम अंधेरे कमरे में बैठ के भी अगर गलत कर रहे हैं ना, तो हमारे कर्मों के हिसाब में वो खाता लिखा जा रहा है। बिल्कुल सही। कोई तो है। बंद कमरे में भी हवा है, बंद जार में भी हवा है। फिर वहीं पे बात आती है, मनुष्य बंदा खुद लेख से अपनी लेख विदाता कलम से हो। तो एक सिचुएशन जनरेट तो हो गई कि डाइवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, मुझे अलग रहना पड़ेगा, मेरा झगड़ा हो गया। इसके दो ही फॉर्म है, या तो आप कर लो या आप उसको डिनाइल कर दो, बुद्धि से उसको पास आउट कर दो। और डाइवोर्स के लिए सबसे ज़्यादा ना ईगो क्लैश करती है। और आज के समय में ईगो सबकी एक बड़ी कहता है ना है। कि नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते, तो वो चीज़ आती है। बिल्कुल सही। छठे घर के अंदर और 10वें घर के अंदर अगर कोई शुक्र का एंटी प्लैनेट है तो 100% मान के चलिए कि उस व्यक्ति को डाइवोर्स के, सेपरेशन की सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सर, अब हमने शादी की बात तो बहुत ज़्यादा कर ली, अब बात करते हैं संतान प्राप्ति की। लोग कहते हैं कि संतान प्राप्ति किसी को नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आईवीएफ सेंटर्स जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस की तरफ जाते जा रहे हैं, तो उसका क्या भाव है? क्या लाल किताब कहती है? लाल किताब संतान के प्रति जब भी बात करती है तो लाल किताब में केतु को ज़्यादा फोकस किया गया है। अच्छा। केतु हमारे आने वाले वंश को इंडिकेट करता है। केतु के लिए यूजुअली बोला जाता है कि वो सेपरेशन का कारक है, लेकिन आप आज कह रहे हैं कि केतु से संतान प्राप्ति भी देखी जा सकती है। केतु को झंडा कहते हैं। मंदिर में झंडा क्यों लगाया जाता है? केतु का प्रतीक है। केतु का प्रतीक है, झंडे का प्रतीक है वो। कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में किसी भी देश का झंडा हो, उसके पीछे कारवां चलता है। आज अभी आप तिरंगा लेके रोड पे निकलो, 3 4 5 लोग जुड़ेंगे, फिर 10 जुड़ेंगे, फिर 50 जुड़ेंगे, फिर 100 जुड़ेंगे, फिर 1000 जुड़ेंगे। जी। और जिसके हाथ में झंडा है वही हमारे देश को चला सकता है, अपनी घर को चला सकता है। जिसके अंदर झंडा हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं है, वो फिर किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सही। तो संतान का जो भाव है वैसे तो पंचम भाव कहलाता है, लाल किताब में भी, वैदिक ज्योतिष में भी और केपी एस्ट्रोलॉजी में भी। जी। संतान नहीं हो रही, क्वेश्चन हमारा ये है। संतान हो रही है फिर तो क्वेश्चन जनरेट ही नहीं है। जिसके बच्चे हो गए, बेटा हो गया, बेटी होगी, वो आपके पास क्यों आएगा? वो संतान के लिए तो नहीं आएगा। तो चौथा घर हमारा संतान ना होने का हाउस है। अच्छा। तो चौथे घर में अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठ जाए जो खराब है, जैसे वहाँ मंगल बैठ जाए, वहाँ पर राहु बैठ जाए, वहाँ पर शनि बैठ जाए, वहाँ पर केतु खुद बैठ जाए, और उसके साथ में 8वां घर अगर कहीं आपका खराब हो गया, 8वें घर में चंद्रमा आ जाए, 8वें घर में मंगल आ जाए, 8वें घर में बुध आ जाए, 8वें घर में राहु आ जाए, 8वें घर में केतु आ जाए, तो हम कह देंगे इस व्यक्ति को जो है संतान का सुख इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा। शादी हुई, शादी के 5 साल बाद बेटा हो रहा है, शादी के 8 साल बाद बच्चे हो रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिलेगा। कि इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को संतान मिलती है तरस के। कहता ना कि मैंने दर दर मजार मजार मंदिर मंदिर माथा टेका, जैसे अकबर द ग्रेट, वो लाल किले से, आगरा से फतेहपुर सीकरी पैदल गया। ठीक है, तो पहली बात तो चौथा और 8वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है संतान ना होने के लिए। अगर वहाँ पे कोई एंटी प्लैनेट नहीं है, मंगल नहीं है, राहु नहीं है, शनि नहीं है, केतु नहीं है, तो बेबी इजी हो जाएगा। मगर 8वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जब भी शनि की तीसरी दृष्टि ऐसे प्लैनेट पे पड़ जाए जिसका कुर्बानी का बकरा अगर केतु बन जाए, तो वहाँ भी संतान के सुख में कमी आती है। अच्छा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का शनि तीसरे घर में है और सूर्य 5वें घर में है,
तो लाल किताब में हर प्लैनेट के अपने 2 कुर्बानी के बकरे, मतलब बलि के बकरे रखे गए हैं। जैसे सपोज करो मैं इस ऑफिस में आना चाहता हूँ और मेरा झगड़ा हो गया और मैं इस ऑफिस के मालिक को ठोकना चाहता हूँ, पीटना चाहता हूँ। पहले तो मुझे गार्ड से मिलना पड़ेगा, गार्ड मुझे नहीं आने देगा, मुझे पहले गार्ड को निपटाना पड़ेगा। फिर मुझे रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा, रिसेप्शन वाला नहीं आने देगा, फिर मुझे उसे मारना पड़ेगा। तो मालिक ने अपने बचाव के लिए 2 बंदे रखे हैं। ऐसे ही हर प्लैनेट ने लाल किताब में अपने बचाव के लिए 2 प्लैनेट रखे हैं। अब ये देखना है कि सूर्य का कुर्बानी का बकरा कौन है। सूर्य का कुर्बानी का बकरा है केतु, बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा है केतु, चंद्रमा का कुर्बानी का बकरा है केतु, मंगल का कुर्बानी का बकरा है केतु। अब सपोज करो शनि 3 में बैठ गया और 5वें घर में चाहे मंगल बैठ जाए, चाहे सूर्य बैठ जाए, चाहे बृहस्पति बैठ जाए, चाहे चंद्रमा बैठ जाए, तो शनि की तीसरी दृष्टि से उसको वो खराब करेगा। क्योंकि तीसरे घर में बैठ के 5वें घर में तीसरी दृष्टि पड़ती है, तो उनकी कुर्बानी के बकरे कौन है? केतु। तो इस व्यक्ति को अपनी औलाद का सुख आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात यहाँ पर आ जाती है, बहुत से लोग शायद पॉडकास्ट देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे मेरा तो शनि 3 है, मेरे 5वें घर में सूर्य है, मेरे तो बेटा हो गया आसानी से। बेटे के बेटा नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि कुंडली जब देखनी होती है तो 3 परिवार के 2-3 लोगों की कुंडली को आपको देखना चाहिए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं अरे साहब मेरे तो 2 बेटे हैं, पता लगा एक टाइम पे आके दोनों बेटे विदेश चले गए। अब बोल के दिखाओ। वहाँ पे ना ये लिखा है कि संतान के सुख में कमी, बहुत सारे रीजन है। बच्चा पढ़ने के लिए चला गया, बच्चा बीमार पैदा हुआ, बच्चा हुआ ही नहीं, या आप कह सकते हैं कि बच्चा हुआ और उसके बाद शादी हुई और वो पढ़ने गया, पढ़ने के बाद वहीं उसकी जॉब लग गई और जॉब लग गई, फिर वो वापस ही नहीं आया और पापा बिना बेटे को देखे चल बसे। तो वहाँ पे ये नहीं है कि बेटा ही नहीं होगा, बेटे के सुख में कमी होगी। अब इस लाइन को किसी भी तरीके से देख लो, जिसके बच्चे नहीं है तो उसको बेटे के सुख में कमी है, जिसके बच्चा है वो बेटा दूर चला गया उसको बेटे के सुख में कमी है, जिसका बच्चा है पता लगा डाइवोर्स हो गया, वाइफ बेटे को लेके चली गई, उसके में बेटे के सुख में कमी है। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि संतान से लेके शनि की तीसरी दृष्टि ऐसे प्लेनेट पे ना पड़े जिसका कुर्बानी का बकरा केतु बने। दूसरा, पहला, 5वां और 9वां घर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इनके अंदर अगर सूर्य चंद्र या बैठ जाएं, पहले घर में सूर्य चंद्र बैठ जाए, 5वें घर में सूर्य चंद्रमा बैठ जाए, 9वें घर में सूर्य चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के बेटा 100% है। मगर लेकिन कंडीशन है शादी के बाद उसको अपनी वाइफ के साथ रहना भी है। अब पता लगा कोई वाइफ के साथ ही नहीं रह रहा तो बेबी तो होगा नहीं जी। तो वहां पे पहला, 5वां, 9वें में सूर्य चंद्रमा का होना जरूरी है। शनि की तीसरी दृष्टि ऐसे प्लेनेट पे ना पड़े जिसका कुर्बानी का बकरा केतु हुआ। संतान अगर चाहिए तो राहु 3 किसी का भी हो, बेटा जरूर होगा, चाहे देर से हो। शुक्र 9 किसी का भी हो, बेटा जरूर होगा, चाहे देर से हो। सूर्य 5 किसी का भी हो, बेटा जरूर होगा, चाहे देर से हो। अब फिर वही पॉडकास्ट अगर कोई देख रहा होगा तो वो ये सोच रहा होगा कि बेटा कब होगा। ऊपर वाले ने ये लिखा है कि तेरे को मैं औलाद का सुख दूंगा। बेटा तो दूंगी, लेकिन बेटा तो दूंगा, कब होगा? अब कब होगा? ये 48 से पहले होगा। अच्छा। किसी की शादी 25 साल में हो गई और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया शादी के 4 साल बाद कि महाराज संतान नहीं हो रही है, बाकी लाइफ सेट है। उस पंडित जी ने कुंडली देखी या हम जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखी, हमने कहा भाई संतान तो होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हमने कहा 2 साल बाद हो जाएगी, नहीं हुई। वो 2 साल बाद किसी और के पास गया, उन्होंने कहा इस साल पक्का, नहीं हुई। फिर वो किसी और के पास गया, मतलब इस तरह करते करते वो 40 साल 42 साल की उम्र में आ गया और वो गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिला जिसे लाल किताब की नॉलेज थी। उसने कहा भाई देख 48 से पहले तेरे बेटा हो जाएगा, तू अपने बेटे का मुंह देख कर ही मरेगा। पता लगा 46 में उसके बेटा हो गया, लेकिन वो 46 तक उसने सब्र किया। वो जो नेचर ऑफ प्रोसेस है चाइल्ड की, बच्चे के जन्म की, उसने उसको मेंटेन किया। अब बहुत से 30 साल में दम तोड़ दें, कराना ही नहीं है जी, करना ही नहीं है जी, चाहिए ही नहीं जी, या कोई मेडिकल इशू आ गया, पता लगा वाइफ का यूट्रस ही रिमूव कराना पड़ गया, या पता लगा खुद ही कोई मेडिकल इशू आ गया,
या कुदरत ने ना मनी दी है, मनी मनी नोट पैसा नहीं, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं वीर्य, कुदरत ने मनी दी है, या तो आप उससे बेबी बना लो या उसको नाली में बहा दो। एक लिमिट है ना, इंसान को पास पूरे दिन में 86,400 सेकंड मिले हैं, मतलब 86,400 सेकंड 24 घंटे में कैलकुलेट कर लो बनते हैं। या तो 86,400 सेकंड सो के काट लो, या रो के काट लो, या धंधे में लगा लो। ये 86,400 सेकंड सुबह 5 बजे जैसे ही सूर्य निकलेगा पुराना वाला लैप्स हो जाएगा। जो आपको मनी दी है ईश्वर ने, या तो आप अपनी बचपन की की हुई गलती को बहा दो, या बचपन की हुई गलती ना करके अपनी जवानी में उसका एंजॉय करते हुए संतान प्राप्ति कर लो। योग होना एक अलग बात है, योग फलित होना ये आपके हालात पर डिपेंड करता है, क्योंकि लाल किताब हालात के हिसाब से चलती है। तो कभी ऐसा भी होता है कि ग्रह हमारे कुछ ऐसी दशा में दिखा दें या कुछ ऐसे प्लैनेट्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दें कि अच्छा खासा बेबी हो तो रहा है, लेकिन जब बेबी आता है तो उसको कुछ ना कुछ मेडिकल इशू होते हैं, वो या तो मेंटली रिटार्ड होता है या फिजिकली चैलेंज्ड होता है। तो क्या ये भी लाल किताब बताती है? बिल्कुल जी, लाल किताब में ऐसा कोई भी प्लैनेट जिसके मसनूई में राहु आता है, अगर वो प्लैनेट कुंडली के दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में बैठ जाए, ऐसा कोई प्लैनेट जिसके मसनूई में राहु आता है, तो 2 प्लैनेट हैं, एक है बुध और एक शुक्र। अच्छा। इनके मसनूई में राहु आता है, क्योंकि मसनूई का तात्पर्य होता है कि हर प्लैनेट 2 प्लैनेट से मिलकर बना है। हर रंग में 2 रंग होते हैं जी। मान लो किसी का बुध दूसरे घर में है, किसी का बुध 5वें घर में है, किसी का बुध 9वें घर में है, किसी का बुध 11वें घर में है, किसी का बुध 12वें घर में है, या किसी का शुक्र दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर में, या किसी का राहु दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर में। अगर इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और अगर ये बाहर आशिकी कर रहा है, तो 100% जो औलाद पैदा होगी ना, या तो वो भी होगी या कोई हेल्थ इशू लेके पैदा होगी। अच्छा। अब लाल किताब सावधानी बता रही है कि भाई अगर तेरे को बेबी चाहिए और तेरी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है, तो अगर तेरा बाहर कहीं कोई अफेयर चल रहा तो छोड़ दे यार। क्यों? सांप गर्भवती स्त्री को देखता है तो अंधा हो जाता है, सांप कभी गर्भवती स्त्री को नहीं डसेगा। और ये जो अफेयर हैं ये शनि के मंदे काम है। तो इन घर में अगर प्लैनेट बैठा है और इसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है, तो इस व्यक्ति को इश्कबाजी कबूतरबाजी नहीं करनी है। लाल किताब आपसे कोई खर्चा तो मांग नहीं रही, कोई उपाय तो बता नहीं रही, आपको केवल इतना कह रही है भाई उस पीरियड के अंदर छोड़ दे। अब कुछ लोग छोड़ देंगे, या किसी ने की नहीं होगी या कोई कर रहा होगा। जिसने की नहीं होगी उसके बच्चा आराम से हो गया टनाटन, कोई टेंशन नहीं। और कोई कर रहा था उसको हम में से किसी ने उसको समझाया, उसने वो छोड़ दिया, उसके बच्चा आराम से हो गया। अब कोई कहता साहब इससे बच्चे का क्या लेना देना है, तो उसके सामने तो उसकी चीज़ आ जाएगी। तो प्लैनेट को ठीक किया जा सकता है, बशर्ते उसको समझना पड़ेगा। ओके। लाल किताब में खर्चा नहीं है। खर्चा तभी होता है जब हम एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें बोला कि साहब आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो। आप मेरे कहने से 3 महीने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, और बाय डिफ़ॉल्ट 48 टेम्परेचर चल रहा है और हम कोल्ड ड्रिंक दिन में 4 पी रहे हैं। तो कुछ नहीं, 3 महीने बाद डॉक्टर ने कहना जी ये आप टेस्ट करा लो, देन उसके बाद सर्जरी की तैयारी करते हैं। अगर वही 3 महीने अगर हमने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी होती या नींबू पानी पे आगे होते, तो शायद वो 3 महीने बाद में जो सर्जरी की नौबत आई है, जो खर्चे की नौबत आई है, वो ना आती। बिल्कुल सही। तो ऐसा सिचुएशन भी आती है जहाँ पे डॉक्टर्स बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं, बिल्कुल बोल चुके हैं कि भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या लाल किताब ये प्रेडिक्ट कर सकती है, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चैलेंज कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखो मैंने पहले ही बताया कि कर्म आधारित लाल किताब है। आज अगर मैं किसी व्यक्ति के पास संतान नहीं है, अगर वो मेरे पास आया, तो मैं अगर उससे केवल एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आपको अपने कुल देवता, कुल पुरोहित, कुल देवी का स्थान पता है, तो मैक्सिमम 100 में से 70% लोगों को ये नहीं पता कि उसके कुल देवता कौन है जी। उनके पितरों का स्थान क्या है, उनके जठेरे क्या हैं। अब किसी को यही नहीं पता कि उसके पिता के पिता किस मंदिर में जाके माथा टेकते थे, तो सोचो कितनी शर्मनाक बात है ये। इतना तो पता होना चाहिए
अब चलो नहीं पता, मान लेते हैं कि कोई बाहर से आए थे, 3-4-5 पीढ़ी बीत गई हैं, नहीं पता है नहीं। हम अपने घर में जब पूजा कराते हैं कभी किसी पंडित को बुलाते हैं, कभी किसी पंडित जी को बुला लेते हैं, कभी किसी पंडित जी को बुला लेते हैं। दूसरा, हम कभी कभी किसी पुजारी से या पंडित जी से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उससे ना एक ओपन दोस्ती का हमारा नाता बन जाता है। और हमने घर में कोई पूजा कराई, पंडित जी बैठे और लोग भी बैठे हैं काफ़ी सारे, पूजा संपन्न हुई, प्रसाद वरसाद लिया और फिर पंडित जी से हमने पूछा, और पंडित जी क्या दक्षिणा दें? तो पंडित जी ने बोला चलो जजमान आप 5100 दे दो। तो हमारे मुंह से ये निकल जाता है आजकल पंडित तेरा पेट बहुत निकल गया है, बहुत मांगने लगा आजकल। कभी सोचा इतने पैसे कभी देखे हैं? ये जो हम मजाक में कह रहे हैं ना जी, ये हम अपना कर्मास खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बृहस्पति है जिसका हमने अपमान किया है, ये संतान न होने में भी बाधा डालेगा। तो भूल चूक में कभी भी जाने अनजाने में किसी पुरोहित का, किसी ब्राह्मण का, किसी टीचर का अपमान नहीं करना चाहिए। एक होता है कि मुझे पता नहीं था कि आप पंडित हैं, मुझे नहीं पता था कि आप इस कैटेगरी के हैं, मेरे मुंह से निकल गया, देन समझ में आता है। लेकिन मुझे पता है, उसके बाद भी अगर मैं कह रहा हूं तो ये बाकायदा आपके उस कर्मास की डायरी के अंदर मेंशन हो जाता है, तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि अपने कुल पुरोहित के स्थान पर जाओ, गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुखों दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे, माया मिले जरूर। तो कहता माया भी मिलेगी, कुल भी मिलेगा, तेरा वंश भी बढ़ेगा, मगर जाना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे ना फिर एक बात आ जाती है, सर कितनी बार जाऊँ? अभी तो गया नहीं है वो, अभी तो सोचा ही नहीं है, पहली अभी तो पूछा ही नहीं है कि कहाँ पे मेरा जठेरे, कहाँ पे मेरा पितरों का स्थान है। सर कितनी बार जाना पड़ेगा? और दूसरा, हम वहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा गोल्ड अपने कुल देवी के मंदिर में चढ़ाओ। अब जैसे हम ये बात बोलते कहता सर तो गोल्ड तो 1.5 लाख रुपए का हो गया। अरे भाई तूने कौन सा 10 ग्राम का हार चढ़ाना है? थोड़ा सा गोल्ड बोला, उसमें भी खर्चा। हम कहते हैं एक काम करो, एक नाक की लौंग ले लो, आपको मिल जाएगी 1200-1500 रुपये की। सर 1500 रुपये की बताओ गोल्ड के लौंग देनी है? अरे भाई तेरे बेबी होगा, तू उसका अल्ट्रासाउंड कराएगा, तू उसकी सोनोग्राफी कराएगा, और तू उसका ट्रीटमेंट कराएगा, फिर तू उसकी डिलीवरी कराएगा, पूरी ज़िंदगी उसको पढ़ाएगा, पूरी ज़िंदगी उसको लिखाएगा, पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा पानी करेगा, उस पर खर्चा करेगा। तुझे अपने कुल पुरोहित कुल देवी को 1500 रुपये की नाक की लौंग देने में परेशानी हो रही है। दवाई है, समाधान है, बस हम उसे खर्चों में तोल के उसको करते नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात यह है। अब शादी की बात भी कर ली हमने, संतान प्राप्ति की बात भी कर ली। अब जो मेन आता है वो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मेरा मकान बनेगा भी या नहीं, बनेगा या मैं ज़िंदगी भर किराए के मकान पे घूमता रहूँगा। तो क्या लाल किताब इस चीज़ के लिए भी हमें कुछ गाइडेंस देती है? ये ज़िंदगी एक किराए का मकान है जी, एक दिन छोड़ के जाना है और उस मकान में किसी और ने आना है। बिल्कुल सही। क्या इंसान की लाइफ तभी चलती है जब वो 1 करोड़ का मकान ले लेगा? नहीं, 1 करोड़ का मकान लेके अगर लाइफ चल रही होती तो उस बनिया व्यापारी वर्ग से पूछो जो किराए के मकान में रह के 5 करोड़ की कोठी में 2 लाख रुपए का रेंट देके पूरी कोठी का आनंद लेता है। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। हर व्यक्ति को मकान सूट करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो क्या लाल किताब में दिखता है कि किसको आराम मकान से। सूट करेगा या नहीं? आराम से। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पहले घर में है तो वहां पे कहते हैं कि इस व्यक्ति को मकान नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पे हालात फिर बदल जाते हैं। अगर कुंडली का 7वां 10वां घर खाली है तो कहता मकान बना और बेच, कोई टेंशन नहीं है, मगर रिहाइश का मकान नहीं बनाना। मकान मतलब रिहाइश, रहने वाला मकान। शनि 5वें घर में तो भी मकान नहीं बनाना है। शनि 6ठे घर में तो भी मकान खरीदने बेचने के पर्पज से बनाओ, बिल्डर बन जाओ। अपने रहने के लिए आप रेंट पे रहो। लेकिन अगर मकान बनाने की बात है तो शनि 1, शनि 4, शनि 5 और शनि 6 वाले को अपने नाम पर मकान नहीं बनाना चाहिए। अब बात आती है क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर शनि 1 वाला अपने नाम पर मकान बनाता है तो वहाँ सूर्य हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी थाने पुलिस के चक्कर लगेंगे। और किस लिए लगेंगे?
क्योंकि सूर्य के मसनूई में 2 प्लेनेट आते हैं, बुध और शुक्र। बुध शनि का मित्र है, बचा शुक्र। तो औरत के चक्कर में थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। औरत इसकी मम्मी भी हो सकती है, इसकी बहन भी हो सकती है, इसकी वाइफ भी हो सकती है, इसकी सीनियर भी हो सकती है। कहाँ लिखा है कि शनि एक वाले को उसकी पत्नी मिलेगी? शादी नहीं करी, पता लगा बंदा गाड़ी चला रहा है, किसी ऐसी गाड़ी से टकरा गया जिसमें लेडी बैठी थी, उनने टांग दिया। शनि एक वाले की प्रॉपर्टी का हिस्सा हुआ, बहन थी, बहन ने कहा मुझे हिस्सा चाहिए। शनि एक वाले ने कहा कि भाई ये फैक्ट्री मैं नहीं दूंगा। बहन ने कहा मुझे यही तो चाहिए, आ जाओ कोर्ट में। बहन ने टांग दिया। तो वहां पे शनि एक में प्रॉपर्टी ले सकता है, मगर लेकिन जैसी लेगा तकलीफ आएगी किसी औरत से रिलेटेड। शनि चौथे घर में, वहां पर उच्च का ग्रह बृहस्पति है। पहले घर में उच्च का ग्रह सूर्य था, शनि चौथे घर में, बृहस्पति यहाँ उच्च का है। तो कहता है जैसे ये व्यक्ति मकान बनाता है, इसकी खुद की शिक्षा काम नहीं आएगी। पता लगा अच्छा खासा सीए था, मकान बनाया, जो क्लाइंट थी धीरे 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 साल 2 साल 5 साल में धीरे धीरे कम हो गई, आमदनी में दिक्कत पैदा कर देता है। अब शनि 5वें घर में जाए तो सूर्य का घर है, वहां कोई उच्च का ग्रह नहीं है। तो वो कहता है कि सूर्य का कुर्बानी का बकरा केतु। कहता मकान बनाएगा तो बेटे को तकलीफ आएगी। तो शनि 5 में तो बकायदा कहा गया है, शनि या तो दुश्मन मकानों का या दुश्मन संतानों का। तो भैया अगर संतान को लेके तेरे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, बेटे को लेके तेरे लिए कुछ पॉजिटिव है, तो तुझे अपने नाम पे मकान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। शनि 6 में भी नहीं बनाना चाहिए। शनि वैसे तो 10वें घर में भी नहीं बनाना चाहिए, मकान नहीं बनाना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। 10वां घर शनि का खुद का घर है, और शनि को लाल किताब में कहते हैं सांप। 10वां घर है कर्म स्थान, कर्म भूमि है। सांप अगर अपना बिल बनाएगा, सपोज करो एक सांप ने एक जगह अपना बिल बनाया, और वो सांप उस जंगल में अपने बिल से 30 किलोमीटर दूर है, और उस जंगल में आग लग जाए, सांप को अपने बिल में वापस आना है, आपको लगता है सांप आ जाएगा? नहीं। इसलिए शनि 10 वाले को मकान नहीं बनाना है। सांप तो जिस मर्जी बिल में घुस जाए, पूरी धरती अपनी है, पूरा आसमान अपना है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे मकान नहीं बनाना चाहिए। अब बात आती है कि भाई तो करे तो क्या करे? यहां बृहस्पति नीच का है, तो इस व्यक्ति को ट्रस्ट के नाम पे मकान बनाना चाहिए, कंपनी के नाम पे मकान बनाना चाहिए। अब 2 लोग हैं मेरी नज़र में जिनका शनि 10वें घर में है। नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 योगी आदित्यनाथ। दोनों का शनि 10 है। अपने नाम पे नहीं होगा, ट्रस्ट के नाम पे होगा, कंपनी के नाम पे होगा। अपने नाम पे बनाना नहीं, क्योंकि पूरी युद्ध भूमि तेरी है, कर्म भूमि तेरी है। तूने अगर मकान बनाया तो तेरा चैप्टर खत्म, धंधा खत्म धीरे धीरे। तो शनि 10 में भी मकान नहीं बनाना चाहिए। अब आदमी कहता है कि मकान बनाऊं तो शनि कहाँ बैठे, तो कैसे बनाऊं? प्रॉपर अगर बिल्डर बनना है, प्रॉपर बिल्डर बनना है, तो शनि 8वें और शनि 12वें घर में आ जाए, काम ही प्रॉपर्टी का करना है। अब बनाओ, अपने नाम पे खूब बनाओ, अब रहने वाले मकान खूब बनाओ। शनि 9वें घर में और 3रे घर में आ जाए तो भी कहता है खूब दबाकर मकान बनाओ, कम से कम 3 मकान बनाएगा। अब आता है कब, तो जो भी अच्छा प्लैनेट होता है उसकी उम्र निकलने के बाद बनाओ। मान लो मेरा शनि अगर अच्छा है, तो शनि की जो लाल किताब में उम्र है ना, वो है 36 से 42। आप इस बीच में एक मकान जरूर बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, डिपेंड करता है आपकी अपनी खुद की कैपेसिटी कैसी है, आपका अपना खुद का बैंक बैलेंस कैसा है, आपकी अपनी खुद की पोर्टफोलियो कैसी है। मान लो पोर्टफोलियो बिल्कुल भी नहीं है, तो आज दिल्ली में उत्तम नगर में 12-12, 15-15 लाख रुपए का 1 BHK मिल जाता है। एक तो बनाओ। अब आपको चाहिए ही सीधा 250 गज, पैसे जेब में नहीं है, तो शनि अगर अच्छे घर में है, 2 में है, 3 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में, 11 में, 12 में, 10 में नहीं। 10 में तो बनाना ही नहीं है तो 36 से 42 साल में एक मकान बना लो, जीवन के अंत में 3 मकान बन जाएंगे। लेकिन कोशिश तो करो बनाओ। अब क्या ना, सरकार की एक पॉलिसी है कि वो स्टैम्प ड्यूटी में छूट दे देती है, तो हम इस चक्कर में अपनी वाइफ का नाम ले लेते हैं। पता लगा कि वाइफ का शनि खराब है। पहले तो ये चेक करो कि क्या आपको हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों का ही खराब हो, तो किस लिए बनाना भाई, तो वहाँ पे अवॉइड करो। तो शनि की स्थिति को देखकर हम मकान की स्थिति बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सर ये तो बता दिया कि मकान बनाना चाहिए या नहीं, तो क्या हम लाल किताब से ये भी जान सकते हैं कि वास्तु की कौन सी डायरेक्शन में बनाना चाहिए हमारा घर बनेगा? ये तो देखिए अलग अलग कुंडली पे अलग अलग इफेक्ट है।
अच्छा, जैसे? आप प्रॉपर तो नहीं बता सकते कि हर व्यक्ति के लिए ये वाली डायरेक्शन वाला मकान सूट करेगा। जी। कभी कभी किसी व्यक्ति का बुध छठे घर में बैठा है, उसको नॉर्थ फेस मकान नहीं लेना है। पता लगा उसी के परिवार में 3 लोग और हैं जिनका बुध छठे घर में नहीं है, तो जिसका बुध छठे घर में है और वो नॉर्थ फेस मकान में रह रहा है तो तकलीफ उसे आएगी। किसी का मान लो मंगल 3 में है, उस मकान में 5 लोग हैं, मंगल 3 वाले को साउथ फेस मकान में नहीं रहना है, तो ये थोड़ी कि पूरे परिवार को दिक्कत आएगी। दिक्कत उसको आएगी जिसका मंगल 3 है। किसी का राहु दूसरे घर में है, परिवार में 8 लोग रहते हैं, पूरी लाइफ बढ़िया चली, अचानक 42 से 28 साल की उम्र आई और उस व्यक्ति के घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन है, तो जेल वो जाएगा जिसका राहु 2 है या जिसका नॉर्थ वेस्ट में किचन है। तो हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग मकान का इफेक्ट आता है। एक ही मकान में 10 साल रहने के बाद पता लगा कि एक व्यक्ति को बीमारी लग गई और एक व्यक्ति कर्जे में आ गया। 10 साल से ठीक ठाक थे, अचानक ऐसा क्या हुआ भाई? वो जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन एक्टिवेट तब हुई जब आपका प्लैनेट की उम्र आ गई या उस प्लैनेट का पीरियड आ गया। हम अपनी लाइफ में हर साल ITR भरते हैं। 10 साल 12 साल ITR भरने के बाद सरकार ने 4 साल पुरानी ITR के ऊपर हमारे पे GST का केस ठोक दिया। क्या सरकार सो रही थी? हमारी फाइल खुली नहीं थी ना। हमारी फाइल जब खुलेगी तभी तो पेनल्टी लगेगी। तो जिस समय प्लैनेट का गोचर आएगा, जिस समय प्लैनेट का वर्षफल घूमेगा, तकलीफ उस साल आएगी। तो हर कुंडली के हिसाब से वास्तु ऑफ डायरेक्शन, मकान की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि बीच में हमने बात करी थी कोर्ट केसेस से रिलेटेड, तो क्या लाल किताब बताती है कि हमारे ऊपर लाइफ में कभी कोर्ट केस जैसा कोई कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? मैं शुरू से बार बार यही कहता हूँ कि कर्म के आधार पे ही लाल किताब का सिद्धांत चलता है। जी। एक व्यक्ति किराने की शॉप चला रहा है, हाँ जी। और वो हैंडीकैप है, और उस व्यक्ति का सूर्य राहु कुंडली में इकट्ठा बैठा है। अच्छा। उस पर तो कोर्ट केस लगेगा नहीं। बेचारा हैंडीकैप है, किराने की शॉप चला रहा है, उसने उठाया और उसने दे दिया। मगर उस व्यक्ति पे केस लग सकता है, गलती से उसने एक्सपायरी माल बेच दिया तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य राहु कुंडली में अगर मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 45 साल की उम्र तक इसके जीवन में भूकंप आएगा। अच्छा। फाइनेंशियल आ सकता है, मैरिज पर्पस से आता है, संतान पर्पस से आ सकता है, सरकारी कोई मुसीबत आ सकती है, सरकारी लिटिगेशन लग सकते हैं, सरकारी केस लग सकता है। तो कोर्ट केस लगाने का जिम्मा सूर्य राहु का किसी भी प्रकार से मिलना, दृष्टि से, युति से, या कुंडली के 12वें घर में सूर्य का बैठना। क्योंकि 12वां घर प्रॉपर तरीके से हमारे को कोर्ट केस, जेल, छठे और 8वें घर में अगर किसी का मंगल है और 12वें घर में 6, 8, 12 में अगर मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट केस में जाना पड़ेगा। अच्छा। चाहे वो छोटे से इवेंट के लिए चला जाए, गाड़ी बंद हो गई, उसकी वजह से उसको कोर्ट में जाके धक्के खा के, चक्कर काट के छुड़ा के लानी पड़ रही है। और राहु भी अगर किसी का 2, 5, 9, 11, 12 में आ गया तो उस व्यक्ति को भी कोर्ट का सामना करना पड़ता है। अच्छा। और शुक्र 2 वाले को लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार इतने नोटिस देखने पड़ते हैं उसे, चाहे वो कोर्ट में ना जाए, मगर लीगली नोटिस शुक्र 2 वाले को भी आता है। अच्छा। बृहस्पति शनि का किसी प्रकार से मिलन बन गया तो भी ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाना पड़ता है। कुंडली में एक शब्द तो केवल एक ही है, कोर्ट केस, मगर लेकिन कम से कम मैं अगर जाऊं तो 40 से 45 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, हर व्यक्ति पे अप्लाई होगा। कोई चालान काटने जा रहा है, कोई वाइफ के चक्कर में जा रहा है, कोई भाई के चक्कर में जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में जा रहा है, कोई किसी स्त्री के चक्कर में जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर आपको सुखी जीवन तो नहीं मिलेगा, आपको मेहनत और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो कोर्ट केस भी लाल किताब से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसके एक समाधान में दे देता हूँ जी। तो तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के कम से कम 12 घंटे कच्चे कोयले में जलाएं। अच्छा। ये उपाय कम से कम साल में मेरे हिसाब से 3 बार करें, हर 3 महीने में 1 बार करें। ये कर्जे के लिए भी है और कोर्ट से राहत के लिए भी है और सरकारी मुसीबत से बचने के लिए भी है। मान लो अभी कोई सरकारी मुसीबत है नहीं, लेकिन एक इंडिकेशन, एक हालात लग रहा है, एक इंट्यूशन लग रही है कि शायद कंपनी में मेरा भी नंबर आ सकता है,
यहाँ कोर्ट केस का मतलब है सरकारी मुसीबत का मतलब है जो आपकी गवर्नमेंट है, सरकार है, जो आपकी इमीडिएट बॉस है, उससे भी तो दिक्कत आ सकती है ना जी। अगर ऐसा महसूस होता है कि मेरी जॉब जा सकती है या मेरे बॉस से बन नहीं रही है या मेरा बॉस मेरे पे कोई आरोप लगा सकता है या मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे डाउट है कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश हो सकती है जिसमें मुझे आगे चल के कोर्ट में जाना पड़ सकता है, उस केस में भी आपको तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के कम से कम कच्चे कोयले में 12 घंटे जलाना चाहिए। अब ये जो 12 घंटे का प्रोसीजर है ना, ये शाम को 4 बजे बैठो, सुबह 4 बजे तक जलाना है। और इनको, इस उपाय को करवाने वाले लोग अलग तरीके के होते हैं, होते वो एस्ट्रोलॉजर ही हैं, मगर वो केवल यही उपाय कराने के लिए होते हैं। तो उनकी अगर देख रेख में कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि वो हर तरह से जानते हैं कि कितनी देर के बाद कोयला डालना है और कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसके साथ कितना टाइम देना है, तो हर तरीके से होता है। लेकिन ये उपाय करते समय परिवार का कोई सदस्य आपके साथ ना हो, ब्लड रिलेटिव साथ ना हो, और अगर हो तो जल प्रवाह करते समय वो नहीं होना चाहिए, वरना इसका दुगना गलत इफेक्ट पड़ सकता है। मैंने देखा नहीं है पढ़ते हुए, मगर लेकिन अगर लाल किताब में लिखा है तो जो लाइन लिखी है तो उसको मानने में भी कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड हमारी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं रह गई हैं, जिसको हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में ज़रूर पूरा करेंगे। दोबारा आपसे मिलेंगे, दोबारा लाल किताब के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम और गहन से चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट है या आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। साथ में ही अगर आप भी चाहते हैं लाल किताब को और अच्छे से जानना, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और सर से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी जान सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।